तो हम अपने जिला संवाद के अब तीसरे चरण में हैं। निर्धारित जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हमारा ये चरण इस क्षेत्र के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ संवाद का था। कार्यक्रम ये भी निर्धारित था कि अंतिम सत्र हम इस जिले के प्रभारी मंत्री टंगराम वर्मा जी के साथ करेंगे, पर टंगराम जी के कान में किसी ने कुछ ऐसा फूंक दिया कि उनके कान में दर्द हो गया। तो हमने कहा कि हमारी बात सुनने से ही मंत्री जी इंकार ना करते तो सत्र पहले कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां टंगराम वर्मा जी के लिए। शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है उसका एक जीता जागता उदाहरण टंगराम वर्मा जी हैं। उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ ये मुकाम हासिल किया है। विष्णुदेव साय सरकार में बतौर मंत्री महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व उनके पास है और साथ साथ धमतरी जैसे चुनौतीपूर्ण जिले का प्रभार भी उनके पास है। हम उनसे समझेंगे कि मंत्री के पद के तौर पर जो विभाग है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है या धमतरी में समय गुजारना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, ये उनसे समझेंगे। मेरी बाईं तरफ भी एक संघर्षशील चेहरा है। किसी समय हमने विधानसभा में उनकी सक्रियता देखी थी। पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर भरोसा किया और पार्टी के भरोसे को जनता ने सही साबित किया और जनता ने भी उन्हें अपना भरोसा दिया। महासमुंद धमतरी क्षेत्र की सांसद हैं, दिल्ली में यहाँ की आवाज को बुलंद करती हैं, वह भी हमारे साथ इस संवाद के समय चाहूंगा जोरदार तालियां रूप कुमारी चौधरी जी की। और चर्चा की शुरुआत टंगराम जी यहीं से करते हैं। जी, कितना चुनौतीपूर्ण है राजस्व मंत्री के तौर पर काम करना, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करना, या उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है धमतरी के प्रभारी मंत्री के तौर पर काम करना? ये तो बहुत अच्छा अवसर मिला है काम करने का, चाहे हम विभाग की बात करें चाहे हम प्रभार जिला धमतरी की बात करें। जी, चुनौतीपूर्ण तो न कहें, एक अच्छा अवसर कहें। राजस्व विभाग जिसके बारे में लोगों के एक निगेटिव एक सोच होती है जी, उसको हम पॉजिटिव करने के लिए लगातार उसमें काम कर रहे हैं। जी, और अभी 2 साल में हमने उसमें बहुत सा संशोधन लाए हैं, बहुत से नियमों में परिवर्तन लाए हैं। उसके कारण कुछ व्यवस्था में परिवर्तन, लोगों के बीच संतोष दिख रहा है। नहीं, पहले तो हमें यह समझना है, आपने कहा कि निगेटिव छवि रहती है जी और आप उसे पॉजिटिव करना चाहते हैं जी, तो पहले तो ये बताओ ना निगेटिव क्यों रहती है? निगेटिव सीधा सा बात यह है कि जहां जाओगे राजस्व विभाग में बिना पटवारी और आरआई तहसील, यहाँ कुछ सेवा के कुछ काम नहीं होते हैं और कार्यालय के चक्कर बहुत मारने पड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि कार्यालय के चक्कर, सेवा के कुछ काम नहीं होते हैं या सेवा बगैर कुछ काम नहीं होते हैं? वही चीज तो बहुत समय भी लगता था जी, तो इसको हमने बहुत सा ऑनलाइन किए हैं जी, तकनीकी सुधार किए हैं, संशोधन किए हैं, नामांतरण है, बंटवारा है, इस तरह के जो विषय आते थे उसको भी हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में ला करके उनका एक टाइम लिमिट किया है। ऋण पुस्तिका, किसान पुस्तिका जिसको बोलते हैं, अभी 4 दिन पहले उसको भी हमने ऑनलाइन किया है कि किसान घर में बैठ करके उस किताब पुस्तिका से अपने जमीन के B1 P2 सारा चीज देख सकते हैं। उसको किसान पुस्तिका के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से नक्शा खसरा सारी चीज उनको अपने मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, भूइयां ऐप में देखने को मिल जाएगा। और जो प्रमाणीकरण जिसको नामांतरण बोलते हैं उनके लिए भी काफी समय लगता था, तो उनका भी समय सीमा निर्धारित है। और नामांतरण में एक बड़ी सुविधा दी है पिछले विधानसभा में कि आदमी अपने जीते जी अपने भू स्वामित्व को बंटवारा कर सकता है और जैसे ही जो भूस्वामी है उसकी मृत्यु होगी उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा। पहले क्या है, फौती उठाने के लिए कई बार चक्कर लगाना पड़ता था, उनके बेटे को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, उसका पूरा बयान लिया जाता था जी, तो उसके बाद 1-2 साल के बाद फौती उठता था। तो ये सारा चीज बंद हो गया, अब मिनटों में नामांतरण हो जाएगा। उसी तरह से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण है, ऑटोमेटिक नामांतरण, ऑटो डायवर्सन। तो अभी हमने 2 साल में बहुत से सुधार किए हैं और किसानों को लगने लग गया कि अब
काफी सुविधाएं घर बैठे मिल अच्छा, रही हैं। किसानों को तो जो लग रहा है तो ठीक है, पटवारी आरआई को कैसा लग रहा है? नहीं, उनके तो कटौतियां हो रही इसके काम में, जी, उनके काम में कटौतियां हो रही है। और थोड़ा खुल के बोलिए मंत्री जी। नहीं, वही चीज बोल रहा हूं। अब उनके काम में कटौतियां हो रही है। कुछ दिन के बाद ऐसा है कि ये केवल संधारण करेंगे और किसान इनके पास नहीं जाएंगे कि हमको नक्शा चाहिए, खसरा चाहिए, प्रमाणीकरण कराना है, ये सब चीज बंद हो जाएगा। तो फिर तो आपके पास में अब पटवारी, आरआई, तहसीलदार ट्रांसफर के लिए आते ही नहीं होंगे, सारे काम तो लगा दे रहे हो आप। इनके पास रह जाएगा सीमांकन करने का काम, जहां पे जमीन का विवाद है जी तो सीमांकन करने उसको जाना पड़ेगा। जी। और कहीं पे भू अभिलेख में सुधार करना हो तो उनके पास पासवर्ड रहता है, उनके थ्रू संशोधन करें। चलो, आपने अपना काम बता दिया, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर आपने नहीं दिया। मेरा सवाल ये नहीं था कि आपने राजस्व विभाग में क्या काम किया। मेरा सवाल ये था माननीय मंत्री जी कि कौन सा काम ज्यादा चुनौतीपूर्ण महसूस हो रहा है? राजस्व मंत्री के तौर पर काम करना, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करना, या धमतरी जिले का प्रभारी मंत्री के तौर पर काम करना? अगर आपको इसमें जटिलता है, मैं थोड़ा सवाल और आसान करता हूं, आपको सुविधा रहेगी। किसके आने पे ज्यादा परेशानी होती है? जब यहाँ के सम्मानीय विधायक अजय चंद्राकर आपसे मिलने आते हैं तब परेशान होते हैं, या ओंकार साहू जी आते हैं तो ज्यादा परेशान होते हैं? सबका बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। हमारा जो जिला संगठन है, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, सबका भरपूर सहयोग मिलता वो है। ओंकार जी कांग्रेस के हैं साहब? नहीं, हमारा तो अजय चंद्राकर जी भी है विधायक। तो सबका अच्छा सहयोग मिलता है, चाहे संगठन के विषय हो, चाहे प्रशासनिक काम हो। जिला प्रशासन के साथ हमारे संगठन ज्यादा सहयोग कौन करते हैं? ओंकार जी करते हैं, अजय जी करते हैं? देखिए, हमारा अजय जी करते हैं। अब ओंकार जी का रास्ता अलग है जी। उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। उनका क्या रास्ता है? वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, हम तो बीजेपी वाले हैं। पर भैया वो हैं तो धमतरी के सम्मानीय विधायक। नहीं, लेकिन जहां आप पे उनके संदर्भ में क्या इतनी खिलाफत के साथ नहीं, देखते हैं? खिलाफत, जहां प्रशासनिक काम आता है, जी, जहां विधानसभा की बात आती है, एक विधायक के रूप में काम आता है, तो बराबर उसको मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यही तो हमारा सवाल था हाँ। कि किसकी मदद ज्यादा करते हैं, अजय जी की या ओंकार जी की? नहीं, बराबर उनका भी, एक विधायक के हैसियत से उनका भी जो अधिकार रहता है वो काम उसका भी करते हैं। पर आपको नहीं लगता है कि जब पूरे प्रदेश में भाजपा की बयार भई, तब धमतरी जिले के अंतर्गत ये दो क्षेत्र जी, नगरी और धमतरी धमतरी। में माहौल कांग्रेस का हुआ? आपको लगता नहीं प्रभारी मंत्री के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा इन लोगों को ठीक किया जाए? ठीक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सिहावा में भी, धमतरी में भी हमारे सरकार की ओर से भी अच्छे यहाँ पे काम हो रहे हैं, संगठन की ओर से भी अच्छे काम हो रहे हैं। तो मतलब आप ओंकार जी को अगली बार भी जिताने की पूरी मदद कर रहे हैं? आने वाले समय में हमारे बीजेपी के यहाँ पे झंडा तो गड़ेंगे। ऐसा विभाजन कैसे करोगे टंगराम भाई कि काम अच्छा होगा लेकिन जीत कांग्रेस के विधायक की नहीं होगी? ऐसा कैसे होगा? देखिए, हमारी सरकार की उपलब्धियां, हमारी सरकार जो काम कर रही है, जी पिछले 5 साल लोगों ने देखा है, और जी। अभी हमारा 2 साल का काम देख रहे हैं। जी, पिछले 5 साल में कितना काम हुआ, क्षेत्र में भी कितना काम हो रहा है, और हमारे संगठन के लोग भी काम कर रहे हैं। हर उसमें उनकी भागीदारी है। कार्यक्रम के हमारे साथ में रूप कुमारी जी हैं। रूप कुमारी जी 4 साल बाद के चुनाव के लिए कितनी चिंतित रहती हैं, जिस तरीके से अभी काम धाम चल रहा है उसे देख के? चिंता की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार जिस तरह से जनता के लिए लगातार काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो आखिरी व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं, तो इसलिए चिंता की कोई विषय ही नहीं है। देखो, ऐसा है रूप कुमारी जी, 2018 में तो मोदी जी 283 सीटों के साथ थे और देश की चिंता कर रहे थे, तो भी यहां पर भाजपा को 15 सीटों पर ला दिया था। अभी तो दिल्ली में 240 सीटें हैं। उसके भरोसे 2028-2029 कैसे देख रहे हैं? थोड़ा यहां के विषय में बताइए ना। मोदी जी के भरोसे ही अगला चुनाव देख रहे हैं, या विष्णुदेव साई जी के भरोसे भी आप लोगों को कुछ दिखाई देता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भरोसे हम
देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे भी और सेंट्रल पे भी डबल इंजन की सरकार है। आप देख रहे हैं नीचे पे भी, चाहे नगरीय निकाय में देखें, चाहे पंचायत में देखें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास जताया है और उसी के चलते यहाँ पे दोनों जगह सरकारें बनी हैं। अगर डेवलपमेंट की बात को लेकर के करें तो अभी अभी आपने धमतरी जिले को लेकर के अजय चंद्राकर जी से आपने पूरी बातों को सुना है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर तो पूरा भरोसा सारे लोगों को है, पूरी जनता को है, पूरे देश की जनता को है कि आने वाले समय में भी और आने वाले कितने 2047 तक जो हम विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के चल रहे हैं, संकल्प लेके चल रहे हैं, उस पे मोदी जी को भरोसा है और सारी जनता उनके साथ है। यहाँ पे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद, जिस तरह से अगर हम महिलाओं के महतारी वंदन की बात करें, हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, हम जो निचले स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक हम हर घरों में नल जल पहुंचाने की, पानी पहुंचाने की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल कॉलेजों की बात करें, तो इन सारी चीजों को देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर। हम इधर उधर की बात क्यों करें? छत्तीसगढ़ में सरकार के संदर्भ में तो धान ही महत्वपूर्ण रहता है, तो धान खरीदी को लेकर ही बात करते हैं। कितनी संतुष्ट है रूप कुमारी चौधरी जी धान खरीदी को लेकर? निश्चित रूप से 21 क्विंटल धान खरीदना प्रति एकड़ 3100 रुपए के भाव से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लगातार नहीं, ये तो हुई घोषणा। जमीन पर क्या दिखा आपको? क्या धान निश्चिंतता के साथ, सहूलियत के साथ, सुविधा के साथ किसान बेच पाया? या जब रूप कुमारी चौधरी जी जनता के बीच में गई तो उन्होंने कहा बहन जी कहे तो कुछ थे, हो कुछ रहा है, ये टोकन क्यों हमारे साथ खेला जा रहा है, ऐसा कुछ आया क्या? देखिए, शुरू में थोड़ी सी असुविधा निश्चित रूप से आप देखते हैं। जब हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम की जब बात करते हैं तो भ्रष्टाचार को हम खत्म तो एकदम नहीं बोल पाऊंगी, पर कम करने के लिए हम ये जो सिस्टम वो करते हैं, तो सिस्टम लागू करने में, थोड़ा व्यवस्थित करने में किसी भी चीज को थोड़ा समय लगता है। शुरुआत में थोड़ा हचपच था, लेकिन बाद में निश्चित रूप से सारे लोगों के धान, और बाद में जो जिन लोगों का बच गया था टोकन कटने के बाद खरीदी नहीं हो पाई थी, वो बाद में फिर बढ़ाया गया तो सिस्टम से। और रहे बात किसानों को, तो हमारी जो सरकार है, हमारे वास्तविक जो किसान ने जो धान उत्पादन किए हैं उनके वास्तविक धान की खरीदी हो, किसी तरह की जो बाहर से आयातित धान या अन्य धान या व्यापारियों के धान, किसानों का नाजायज फायदा उठा करके उनका धान मत उसमें बिके किसानों के पट्टे में, बस ये चिंता थी और उसी को ठीक करने में थोड़ा हचपच हुआ। वास्तविक जो हमारे किसान धान उत्पादन किए थे उन सारे किसानों के धान एक नंबर पे बिके। तो धान तो ठीक बिका, लेकिन मंत्री जी आपके पास जो आना है, धमतरी को चावल के संदर्भ में खास तौर पर देखा जाता है। यहां पर और तो कोई काम धंधा है नहीं, राइस मिल खूब रही। आप भी उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर भी राइस मिल बहुत है। ये राइस मिलर कितने मजे कर रहे हैं? देखिए, धमतरी तो काफी समृद्ध जिला है। हम तो सिर्फ इतना ही सवाल कर रहे हैं कि आपके राज्य में राइस मिलर कितना मजा कर रहे हैं? नहीं, हमारे राज्य में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उसके हम तो कार्यकर्ता हैं और इस समय सरकार ने किसानों के धान को खरीदने में और बीज के जो बिचौलिए हैं उनको दूर रखने के लिए काफी सावधानी से किसानों के धान को खरीदी की है। इस समय जो रिसाइकल जो होता था वो राइस मिलर नहीं कर पाए हैं। किसानों के एक्चुअल धान की जो खरीदी की गई है और जो रिसाइकल करने की कोशिश की गई है, उनके धान को जिला प्रशासन के द्वारा, आप देखें, हमने सभी जिलों में जब्ती की गई है। तो राइस मिलर जो है इस समय मजे नहीं कर पाए हैं। अच्छा, मजे तो नहीं कर पाए हैं, पर अपनी मजदूरी का पैसा ले पा रहे हैं? मिलिंग के लिए उनको जो आप धान देते हैं, राइस मिलर बोलते हैं कि मिलिंग के पैसे वैसे नहीं मिल रहा, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, मिलिंग का पैसा तो हमारी सरकार आने के बाद पिछली सरकार की बहुत सारी जो बकाया थी उसको एकमुश्त दिए हैं जी। इस सरकार ने राइस मिलरों का पैसा उनका दिया है।
पिछली सरकार का तो आपने निपटा दिया, और जो अपनी सरकार का है उसका क्या कर रहे नहीं, अपनी सरकार भी राइस मिलर को पैसा दे रही है। हैं? जी। जी। तो फिर जाकर राइस मिलर इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, राइस मिलरों के सामने कोई परेशानी नहीं है, लगातार उनसे संवाद और बातचीत होते रहती है। जी। उनके एसोसिएशन के लोग आते हैं और अभी तो आप खुद बोले कि राइस मिलर मजे नहीं कर रहे हैं। नहीं, मजा नहीं, मतलब रिसाइकल नहीं कर पाए हैं। जी। जो पिछले गवर्नमेंट में पहले रिसाइकल का होता था, जी। इसमें बड़ा सावधानी बरती गई, जिला प्रशासन सबको निर्देश दिया गया था। और जहां पिछली सरकार में आपके विभागों में क्या होता था? हम- पिछली सरकार में आपके पास जो महकमे हैं, 2 साल में तो जाने होंगे ना पहले क्या चलता था। देखिए, पिछली सरकार में अगर राजस्व विभाग की बात करूं तो शासकीय जमीन की बहुत बंदरबाट हुई है। जो भूपेश बघेल जी ने 152% का प्रावधान रखा था व्यवस्थापन का, आवंटन का, नीलामी का, जी। उसमें शहर के अच्छे अच्छे जगह की नीलामी कर दी गई, बेच दी गई। जी। तो हमारी सरकार आते ही उस 152% की जो नियम बनाए थे उसको समाप्त किए। कहीं की जमीन कोई नीलामी नहीं होगी कि कहीं का कोई उसको दिया नहीं जाएगा। और हमारी सरकार आने में केवल सामाजिक संस्थाएं जो है जो काम कर रही है उन्हीं को दे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कहीं नहीं दे रहे हैं, और न कहीं पे नीलामी हो रही है। जी। तो इस पे रोक लगी है। पर धमतरी जिले को जो अपने काम के लिए जमीनें चाहिए वो क्यों नहीं मिलती? चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के संदर्भ में है तो जमीन नहीं मिल रही। अभी हम अजय चंद्राकर जी से बात कर रहे थे, वो जमीन का संकट है। टंगराम वर्मा जी तो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल के लिए कहीं पे जमीन की कमी नहीं है। अभी भी प्रदेश की कई ऐसे जगह हैं जहां पे खेती के काम नहीं हुए, पड़त भूमि है, पड़ी हुई है। उसको जो है राजस्व विभाग से सीएसआईडीसी ले रही है। सीएसआईडीसी लेने के बाद फिर वो उद्योग को आवंटित कर रही है। ये प्रक्रिया प्रदेश में चल रहा है। नहीं, प्रदेश का तो ठीक है, हम तो अभी धमतरी में बात कर रहे हैं ना मंत्री जी। तो तो धमतरी में एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, इस दिशा में कोई दृष्टि है आपकी? कोई इच्छा है? यहाँ के लोगों ने कोई भावना जताई है या ना यहाँ की इच्छा है ना अपनी इच्छा है? देखिए, धमतरी में अभी तक ऐसा कुछ विषय तो आया नहीं है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगे, और यदि ऐसा कोई विषय आएगा तो उसके लिए जमीन खोजेंगे। हमारे साथ माननीय सांसद है। सांसद जी, आपको नहीं लगता यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की कोई जरूरत है? यहाँ पे उद्योग की जरूरत नहीं है? प्रदूषण रहित इंडस्ट्रीज को छोड़ के अभी कुरुद में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हांकित किया गया है। निश्चित रूप से इस पे भी काम हो रहा है। और ये जो रायपुर से विशाखापट्टनम वाली 4 लेन बनेगी, रेलवे लाइन यहाँ तक आएगी, तो निश्चित रूप से उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा। और ये धमतरी बहुत पुराने समय से, बहुत पुराना, सबसे पुराना एक प्रकार के कहें तो यह व्यापार का केंद्र रहा है। और आने वाले समय में अभी फूड पार्क भी है यहाँ पे, तो आने वाले समय में आवश्यकता अनुरूप निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं आपको होगी। लगता है कि धमतरी का मतलब कुरुदी होता है या धमतरी का मतलब कुछ और भी होता है? नहीं, धमतरी का मतलब कुरुद, सिहावा, धमतरी पूरा जिला होता है। ऐसा कुरुद होता है वाले नहीं, नगरी सिहावा भी आता है। अब जितनी भी बात करते हैं वो कुर्द भी आता में है। 4 लेन रोड जा रही है, कुर्द में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, कुर्द में ये हो रहा है, बाकी जगह पे क्या हो रहा है? बाकी जगह पे कुरुद से यहाँ तक, धमतरी तक रेल लाइन भी आ रही है, रेक पॉइंट भी बन रहे हैं। तो धमतरी है। टंगराम जी, आपसे ही जानना चाहता हूँ, कितना दबाव रहता है कुरुद के इतर भी धमतरी के विषय में सोचने के लिए आपको? नहीं, दबाव तो नहीं रहता। अब जितना जनप्रतिनिधि जितना ज्यादा सक्रिय रहता है उसकी उतनी बातें आती है और काम उस हिसाब से बढ़ता है। धमतरी के भी जागरूक हैं, हमारे रंजना साहू जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, इनका भी बहुत सारा प्रस्ताव आते रहता है। रामू रोहरा जी हैं जी। तो सबका प्रस्ताव आता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदार दिल के व्यक्ति हैं जी। आते हैं तो एक साथ 200-300 करोड़ की घोषणा करके धमतरी को दे के जाते हैं जी। तो इतना उदार दिल है। और मैं आज ही बोल रहा था कि ये धरती जो धमतरी का जी बड़ा पावन और पवित्र है। प्रधानमंत्री जी यहीं उतरते हैं, मुख्यमंत्री जी भी यहीं उतरते हैं, हम लोग भी यहीं चाहते हैं जी। तो मैं कहा धमतरी के विकास को कौन रोकेगा। तो धमतरी के विकास के लिए क्या कुछ अभी तक फैसले लिए आपने 2 साल में? थोड़ा बताइए ना। जब आप कह रहे हैं कि कौन रोकेगा, तो हम भी तो जाने कि कहां तक दौड़ेगा विकास। कितनी सड़कें, ऑडिटोरियम, बहुत सारा चीज। आज पूरा सूची को गिना रहे थे हमारे महापौर जी, कॉलेज के कार्यक्रम में गए थे, पूरा 250 करोड़ का सूची रखा था जिसको पिछले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाए थे। तो जब जब जरूरत पड़ता है जिस चीज का, जहां मांग है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके
धमतरी जिले के कार्य को वो गति तो देते ठीक हैं। है भाई, आप प्रभारी मंत्री हो, मैं दो चार काम तो बता दो कि भाई धमतरी में ये काम हमने शुरू करा दिया और ये काम के संदर्भ में आपकी तैयारी है। हमने कॉलेज गया था, कॉलेज का हॉस्टल का कराया, जी। भूमि पूजन भी किए, जी 4-5 रोड है और यहाँ पे नालंदा परिसर है, जी तो बहुत से काम है जी और काम शुरू हो गए, केवल घोषणा नहीं किए, पैसा भी आ गया है। जी कई जगह नारियल फोड़ना है, भूमि पूजन करना है। जी। तो नारियल फोड़ने और भूमि पूजन के लिए समय क्यों नहीं दे पा रहे मंत्री जी? दिया ना भी, अभी तो हम और आए थे, महीना भर पहले कॉलेज में भूमि पूजन करके अरे अभी गए तो हैं। आप बोले कि वो कई काम होने, पैसे भी आ गए हैं, बस नारियल फोड़ना है, तो उसमें इतना समय क्यों लग रहा है? समय नहीं, अब एक बार बैठ करके कब सबका समय लेना पड़ता नहीं भी है, सांसद जी कब उपलब्ध रहेंगे, जी। अजय चंद्राकर जी कब रहेंगे, बाकी सारा पैसा आगे, काम शुरू होना है। कितना जटिल है धमतरी में काम करना, कहीं सब कोई- लोगों को एक साथ जोड़ना। कहीं कोई जटिलता नहीं है भैया, जी सभी सुलझे हुए लोग हैं, सब वरिष्ठ लोग हैं जी। और इसी कारण हमारे धमतरी जिले का काम जो है आगे बढ़ रहा है। तो जब आप जान रहे हो कि सब सरल लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पर भाजपा को वैसा जन समर्थन क्यों नहीं मिला विधानसभा में? आप तो प्रभारी मंत्री हैं, जब आपको दायित्व सौंपा होगा तो ये बोला गया होगा, जरा देखना टंगराम जी 2 सीटें हार गए अपन इधर, तो आप समझ पाए? 2028 को देख रहे हैं जी आने वाला 2028 को देख रहे हैं। जी। तो 2023 में क्या ऐसा हुआ जो 2028 में आप गलती नहीं करेंगे? अब कहीं कहीं चूक हो जाती है, जैसे है तो 90 सीट है, 90 सीट में 54 सीट आए हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा कारण होता है कि हम संपर्क नहीं कर पाए, अपने बातों को रख नहीं पाए, मोदी जी की गारंटी को बता नहीं पाए, लोगों को हम विचार बदल नहीं पाए, बहुत सा विषय होता है। 54 में से 36 की बात हम नहीं कर रहे, हम तो 54 के बाद में 2 की पूछ रहे हैं, जहां के आप प्रभारी मंत्री हैं जिस जिले के। क्या समझ पाए धमतरी में क्या दिक्कत है आपकी पार्टी के स्तर पर? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम अपने पार्टी की विचारधारा को या मोदी जी की गारंटी को, अपनी उपलब्धियों को, अपने पार्टी की विचारधारा को हम लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा कम हो गए, पीछे रह गए, ये मान सकते हैं, क्योंकि बहुत कम वोटों से। मतलब आपका ये- मानना है कि रंजना साहू जी ने ठीक से मेहनत नहीं की? नहीं, मैं व्यक्तिगत हम अपनी बोल रहे हैं। जी। रूप कुमारी जी शायद समझ पाई हो, क्योंकि उसके बाद लोकसभा में आए तो आप तो ठीक ठाक कर गए। निश्चित रूप से जो आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में क्या, तो माननीय मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ चूक रहा होगा, जिसके कारण हम कुछ बहुत कम अंतर से हम पीछे थे विधानसभा में धमतरी में, लेकिन उसके जस्ट बाद 6 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था और इतने अधिक वोटों से धमतरी शहर के लिए- विधानसभा जीते तो पब्लिक को भी समझ में आ गई। धमतरी लेकिन- शहर के संदर्भ में चलिए आप इस तर्क को मान भी लें कि बहुत कम अंतर से हमने खोया, पर सियावा का अंतर तो मतलब आपका शायद जायज नहीं है, 5 अंकों से हारे हुए हो आप। उसके जस्ट बाद आपने देखा ना कि उसके बाद तो हमने पब्लिक को भी, जनता इसीलिए को तो भी आपसे समझ पूछा कि पहले जो गलती हुई आपने क्या ऐसा किया जिसमें ये गलती नहीं हुई? बहुत सारे समीकरण होते हैं, चाहे जनसंपर्क की बात करें, चाहे हम मुद्दाओं को पहुंचाने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की गारंटी, तो चुनाव में बहुत सारे समीकरण होते हैं। और जो हम पिछले टाइम जिस चुनाव में हमारी चूक हुई रहती है तो उसका अपना एनालिसिस भी होता है। जब बैठ के हम एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद जो हमारी में कमियां रहती हैं उन कमियों को सुधारते हुए, बस वही तो जानना है जो आपने एनालिसिस किया था, क्या क्या कमियां यहाँ की पाई? एनालिसिस में वही था कि हमारी कुछ चुके थे कि हम मुद्दाओं को सही ढंग से हम रख नहीं पाए, सीधा सीधा यही बात है। और जिसके बाद उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव में बहुत अधिक मतों से हम चुनाव जीते। जनता को समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए बेहतर है और हमने अच्छे रिजल्ट से जीते। 2 साल पे हमने आपकी सरकार, आपके काम को लेकर तो बात की, विपक्ष कैसा काम कर रहा है, कांग्रेस कैसा काम कर रही है? देखिए, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, वो केवल सड़क लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और हमारे अच्छे अच्छे कामों का विरोध करते हैं। अब देखिए, विकसित भारत जी राम जी, ये पूरे देश की और प्रदेश की तकदीर बदलने वाली ये नियम जो है अभी आया जी राम जी, इतनी बढ़िया पॉलिसी लेकर के आया है, ये गरीबों के जीवन का भी उद्धार करेगा, हमारे प्रदेश का भी।
पहले जो नरेगा था, नरेगा में गोटी माटी का काम होता था, केवल मिट्टी खुदाई का काम होता था। कितना खुदाई किए क्या है, पैसा पर वेस्ट जाता था, भ्रष्टाचार होता था। लेकिन उसके मूल प्रकृति में ऐसे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने संशोधन किया है कि उस विकसित भारत जी राम जी के तहत, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार को उसमें 40% शेयर देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में अधोसंरचना का भी निर्माण है। आप सामुदायिक भवन बना सकते हैं, रंगमंच बना सकते हैं, सीसी रोड बना सकते हैं, नाले निर्माण कर सकते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सारा मूलभूत जो गांव की समस्या है, ये पहले होता ही नहीं था नरेगा में, केवल मिट्टी खुदाई होता था। आज सारे काम होंगे। और अब क्या विषयांतर हो जाएगा, लेकिन एक बात पूछ रहा हूं, हाँ, ये केवल मिट्टी खुदाई का काम होता था, ये समझने में 11 साल क्यों लग गए आप लोगों को? देखिए, एक साथ कोई ज्यादा परिवर्तन तो नहीं ला सकते सर। 11 साल लग गए केवल एक योजना बदलने में आपको? नहीं, बहुत से चीजों में बदलाव आया है, पर सारे विषय को एक साथ बदलना, धीरे धीरे करके आप देखिए कितने बदलाव हो रहे हैं जी। तो भाई आपने जो बताया हमने तो उसमें पूछ लिया, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि कांग्रेस कैसा कर रही है। आपने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। देखिए, उसको जितना करना तो विपक्ष को क्या करना चाहिए आपके संदर्भ में? जिंदाबाद। जितना करना था पिछले 5 साल में करके जी, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बता दिया कि हमने क्या किया है। थोड़ा हमें भी तो बताओ क्या किया। आज ये छत्तीसगढ़ की मेरी जो जानकारी में है जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई मंत्री जो है जेल में इतने दिन रहा हो, कितने IAS IPS रहा हो जी, और 5 साल में कितने भ्रष्टाचार हुए, चाहे PSC घोटाला कहें, चाहे शराब की घोटाला कहें, चाहे DMF की घोटाला करें, इतने बड़े बड़े घोटाले, चाहे वो बासी खाने का घोटाला, तो वो तो सब कर लिए जी। तो अब अच्छा, और अब कैसा चल रहा है? अब इनके तो आपस में ही लड़ाई है, संगठन में लड़ाई है, जिला अध्यक्षों का इंटरव्यू होता है, उनका अजीब प्रक्रिया है उनकी जी। तो अब उसके पास काम पॉजिटिव काम नहीं है जी, निगेटिव काम बढ़ गया है कि हम हर काम का आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो कांग्रेस की हालत को लेके? अच्छा, हमको पूछते भी हैं मीडिया वाले कि ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो मैं कहा भैया वो उसका काम है जी। अब इसको लोग जानेंगे। हम कहे हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2 साल का हमारा कार्यकाल बेमिसाल रहा। माननीय विष्णुदेव साय जी ने माननीय मोदी जी के गारंटी को 100% धरातल पर लाया है और आज छत्तीसगढ़ वासियों को पूरे गारंटी का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में शांति है, समृद्धि है और विकास की ओर अग्रसर है। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी की कितनी संभावना देख रहा है टंगराम वर्मा जी? अभी कहीं तक कोई संभावना नहीं दिख रही अभी। तो क्या महेंद्र जी और TS सिंह देव की देख रहे हो? कांग्रेस की वापसी की संभावना ही नहीं है। जिस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है जी, लोगों के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सबके लिए सबका ध्यान रख रही है, सबको साथ लेने वाली, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मोदी जी का जो मूल मंत्र है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। कितना इत्तेफाक रखती है रूप कुमारी जी टंगराम वर्मा जी की शब्दावली साहब? बिल्कुल या बिल्कुल। वो मैं लगता है कि नहीं भाई, कांग्रेस को इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा नहीं है। कांग्रेस वास्तव में जमीन पे है ही नहीं और यहाँ का कहीं पे भी नहीं है पूरे देश में, तो इसलिए इसकी चिंता नहीं है। लेकिन हम कभी भी किसी भी चीज को हम हल्के में नहीं लेते, वो हल्के में लेने वाली बात ही नहीं है। हमारा तो लगातार काम ग्राउंड लेवल पे संगठन का काम है, सत्ता का काम है, चूंकि सरकार में है तो लगातार हमारा काम चलते रहना है, तो हमने किसी को हल्के में नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस कहीं भी नहीं है, टंगराम वर्मा जी बता रहे थे, सड़क पर है, प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है। विपक्ष में तो यही करते हैं। माननीय मंत्री जी ने बोला ना कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ तो करते रहना है। बाकी हाँ, किसी भी चीज के अगर वास्तविक मुद्दे पे आप क्या कर रहे हैं जी, कुछ भी नहीं किया। अगर आपने पूछा कि धान, अभी आपने ही पूछा कि धान खरीदी में कुछ गड़बड़ियां हुई, कोई परेशान हुए, तो उसमें भी क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बाद में, सबने शुरू में थोड़ी अव्यवस्था थी लेकिन बाद में
टेकल कर लिया, उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे। जी राम जी की बात अभी जो आपने बोला कि भाई आप कल्पना करिए, जो 100 दिन रोजगार मिलता था वो 125 दिन देना वो गुनाह ही है। 2 महीने तक किसानों का जो हमारा खेती किसानी का समय होता है, उस पीरियड में अगर हम 2 महीने किसानों के काम पे लगें, उसके अतिरिक्त उनको 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, 2 महीने अपने हिसाब से हम फ्री किसानों का काम करने दें, ये क्या गुनाह है? मजदूरों का एक सप्ताह में पेमेंट होना, ये कोई गड़बड़िया है? तो ये तो गुनाह नहीं है, लेकिन जब ये आंकड़ा निकल कर आता है कि 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा के अंतर्गत काम उपलब्ध कराने की, और उसके अगेंस्ट में आंकड़े बताते हैं कि केवल 53 दिन काम उपलब्ध कराया गया, और फिर नया नाम लेकर कहा जाए कि अब 125 दिन उपलब्ध कराएंगे, तो यकीन कैसे आएगा? यकीन क्यों नहीं आएगी? आप ना मास्टर रोल किस तरह से भरा जाता था सबको पता है। तो ये जो जहां पे कांग्रेस या अन्य जो गवर्नमेंट होती थी, वहां पे जब इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ में आई, शिकायतें हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये निर्देश गया कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करे, गड़बड़ियों को ठीक करे, लेकिन उन्होंने किसी तरह का ठीक करने का कोई काम नहीं किया। तब जाकर के ये जो इसमें परिवर्तन करके पूरा हमारा जो 60-40 का रेशियो हुआ, आप ये अब ये कल्पना करिए कि जो हमारे गांव के, जो हम 2047 तक अपने आप को विकसित भारत के रूप में इस देश को स्थापित करने की मोदी जी की जो संकल्पना है, उस पे ये जी राम जी ये योजना बहुत मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि गांव में ही हम अपनी पूरी कार्य योजना बनाएंगे, गांव को बेहतर सुविधा का ध्यान रखेंगे, गांव में मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे, कार्य योजना बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की गारंटी की सरकार निश्चित रूप से बेहतर करने के लिए ही लगातार काम कर रही है। बेहतर करने के लिए काम करे। तो मैं आखिरी सवाल पर आता हूं टकराम जी, क्या आप संतुष्ट हैं धमतरी की वर्तमान हालत से? आपको लगता है ये शहर इतने के लायक था? नहीं, या आपको लगता है कि नहीं, इस शहर को कहीं और होना था, वहां तक नहीं पहुंचा है, अब कम से कम आप प्रभारी मंत्री को पहुंचा दोगे? जिस गति से धमतरी में काम हो रहा है जी, वो संतुष्टि लायक है जी। और अभी तो काम चलता रहेगा, यहां से विराम लग गया। आपने आधे से शुरू किया, आपने कहा जिस गति से चल रहा है जी। हमने पूछा था कि धमतरी जिस हालत में है उससे कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं टंगराम जी? टंगराम जी को लगता है कि प्रदेश के बाकी शहरों के अनुरूप ही धमतरी भी है, या टंगराम जी को लगता है कि नहीं, धमतरी में पहले उतना काम नहीं हुआ, अब इसे नए सिरे से तेज गति से काम कराने की जरूरत है? नहीं, धमतरी में अभी बहुत सा काम अभी स्वीकृत हुए हैं। जब ये हमारा 300 करोड़ का काम जब हो जाएगा जी, तो धमतरी का थोड़ा सा तस्वीर बदलेगा। और चाहे नगर निगम क्षेत्र में कहें या ग्रामीण क्षेत्र में कहें, इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी काम स्वीकृत हुए हैं, जब काम हो जाएगा तो दिखेगा कि बड़ा बदलाव एक आया है। तो कुल मिलाकर परोक्ष रूप से ही सही, मंत्री जी ने यह माना कि धमतरी को जहां पहुंचना चाहिए था अभी नहीं पहुंचा है, पर जिस तेज गति के साथ में आप काम करा रहे हैं हम उसे वहां पहुंचा देंगे। तो उस गति पर हम निगाह बनाए रखेंगे, समय समय पर ऐसे आयोजनों में बुलाते रहेंगे और पूछेंगे कि कौन सा काम कहां तक पहुंचा। कुछ कामों के संदर्भ में बताया है कि इस पे हमने स्वीकृति दे दी है, पर स्वीकृति के साथ बजट भी मिले, बजट के बाद टेंडर भी हो जाए, टेंडर के बाद काम भी शुरू हो जाए और वो फिर काम पूरा हो जाए। सरकार में प्रक्रिया बड़ी लंबी है जी। तो मंत्री जी निगाह रखेंगे। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं। प्रक्रिया लंबी है और वो प्रक्रिया को बदल नहीं सकते। हम ही कहते हैं कई बार, अरे हम तो बजट में आ गए, लेकिन बजट में आने के बाद उसको प्रशासकीय स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति में बहुत समय लगता है, पर जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ता है, उसमें समय लगता है जी। पर इन 3 साल में तो कर देंगे ना, सब हो जाए तो सब हो जाएगा ये कहना है। तो आप दोनों महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। और चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हमारे प्रभारी मंत्री टंगराम वर्मा जी और सांसद रूप कुमारी चौधरी जी के लिए। अरे एक मिनट, कोई बात नहीं, आपने परिवार में ही बैठे हैं। लेखराम जी को देखिए, लेखराम जी की इच्छा तो रही कि वो विधानसभा में सवाल कर पाते, वो इच्छा नहीं हो पाई, पर हमारे कार्यक्रम में तो उनको अधिकार है। मैं टंगराम जी की अनुमति से लेखराम जी का एक सवाल ले लेता, आपके पुराने साथी हैं, इतना तो बनता है। अरे माइक
भाई उनके प्रश्न कैसे रहते हैं ये तो जनता के स्तर पर ही तय होते हैं। हाँ कुछ लेखा जी का एक सवाल ले लो उसके बाद। देखो भाई ऐसा है, जिसको अपने बल्लेबाज पर भरोसा ना हो वो गेंदबाज से सेटिंग करे। भाई टंगराम वर्मा जी हुनरमंद व्यक्ति हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की किसी को जरूरत नहीं है। जी जी बोलिए भारत माता की जय। जय जवान जय जवान। अरे लेखान जी सवाल करो। मैं किसान परिवार से आया हूं सर, यही बात पूछना चाहता हूं कि पूर्व के केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह के सरकार जी ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लाया था और ये भ्रमण करके लाया था कि खेती किसानी के काम बंद होते हैं, धान कटाई के काम बंद होते हैं, तो यहाँ के मजदूर पलायन करते थे पहले। लेकिन जब से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना खुला तब से गांव के किसान मजदूर नौजवान उस काम में लगे, कहीं पलायन नहीं हुआ। सम्मानित साथी हमारे देवांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रश्न पूछने का मुझे इजाजत दिया। हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी है, हमारी रूप कुमारी चौधरी जी है, और मैं यही बात मंत्री से पूछना चाहता हूं। जी एक मिनट अरे भाई सुनने दो भाई। अरे सुनो ना भाई, दम रखो, सुनने का भक्त क्यों हो? जी जी लेखराम जी 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 सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को क्यों बंद किए? सुनो, पहले सुन लो, बस माइक ले लो। मंत्री जवाब देना दो। हाँ मंत्री देखिए माननीय साहू जी, जी ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं, इसका पुराना नाम कुछ और था। ये 2-3 बार संशोधन होते हुए आया है, फिर वो नरेगा मनरेगा हो गया, फिर अभी इसके स्वरूप को बढ़ाने के लिए इनके प्रकृति में, इनके काम में व्यापक संशोधन करने के लिए इसको विकसित भारत के नाम से, चूंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारा गांव, हमारा शहर में रहने वाले लोग आगे बढ़े, उसके जीवन स्तर में उठाव आएगा, सुधार आएगा। तो उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इसको जी राम जी के तहत इनको लाया गया है, और इसमें राज्य सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पहले राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती थी, अब 40% भागीदारी राज्य सरकार की होगी और 60% जो है केंद्र सरकार की होगी। और इसमें अधोसंरचना के तहत जितने अपने को जरूरत पड़ती, चाहे हम स्कूल बिल्डिंग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जो आधारभूत हमारी ढांचे हैं, वो आधारभूत ढांचे पूरे हो, इसके लिए इसमें थोड़ा सा काम में और नाम में परिवर्तन लाया गया है, और इससे हमारी आर्थिक, हमारे जो गांव की स्थिति है वो सुधरेगी। जी